सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदाय का उद्भव हुआ। करीब करीब 62 धार्मिक संप्रदाय ज्ञात हैं। इनमें से कई संप्रदाय पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले विभिन्न समुदाय में प्रचलित धार्मिक प्रथाओं, अनुष्ठान विधियों पर आधारित थे। इनमें जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्व का था और ये दोनों धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। अब देखो, उद्भव के कारण मैं आपको बताती हूँ। वैदिक उत्तर काल में समाज स्पष्टतः 4 वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हमने इसे समझ लिया। ब्राह्मण जिन्हें पुरोहित और शिक्षक का कर्तव्य सौंपा गया, इन्हें देखो दान लेना, करों से छुटकारा, दंड से माफी, ये सारे इनके विशेष अधिकार थे। वर्ण क्रम में क्षत्रिय का दूसरा स्थान था। युद्ध करते थे, शासन करते थे। वैश्य जो है वह खेती, पशुपालन, व्यापार करते थे। ये मुख्य करदाता थे, टैक्स पेयर थे और इन्हें 2 उच्च वर्णों के साथ द्विज नामक समूह में स्थान मिला। द्विज में, अब द्विज कौन थे? जिन्हें जनेऊ पहनने और वेद पढ़ने का अधिकार था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार थोड़ा सा बच्चों अंडरलाइन कर लेना। एक शब्द आपको मिल गया और जो द्विज है उसमें जनेऊ पहनने और आपको वेद पढ़ने का अधिकार था। ठीक है, अब देखो, शूद्रों को इस अधिकार से वंचित रखा गया। शूद्र को इस अधिकार से वंचित रखा गया। इसका कर्तव्य था तीनों वर्णों की सेवा करना और स्त्रियों की भांति उन्हें भी वेद पढ़ने के अधिकार से अलग रखा गया। वैदिक उत्तर काल में वे गृहदास, कृषिदास, शिल्पी और मजदूर के रूप में दिखाई देते हैं। वे स्वभाव से क्रूर, कर्मा, लोभी और चोर कहे गए और उन्हें अस्पृश्य भी माना जाता था। वर्ण व्यवस्था में जो जितने ऊंचे वर्ण का होता था वह उतना ही शुद्ध और सुविधाकारी था। अब देखो, इनमें जो इनको दंड दिए जाते थे, किसी एक ही अपराध के लिए अलग अलग सबके लिए दंड थे। अगर ब्राह्मण ने कोई हत्या की है, कोई पाप किया है, हो सकता है उसके लिए माफी हो जाए, कोई दंड ही ना हो। लेकिन अगर निम्न वर्ग के द्वारा या शूद्र वर्ग के द्वारा कोई कर्म किया गया है, इन्हें स्वभाव से ही अपराधी कहा गया। ठीक है, चलो आगे देखो। अपराधी जितने नीच वर्ण का होता था, सजा उसकी उतनी ज्यादा कठोर होती थी। यह स्वाभाविक ही था कि इस तरह के वर्ण विभाजन वाले समाज में तनाव पैदा होगा। वैश्य और शूद्र में इसकी प्रतिक्रिया कैसे थी ये जानने के कोई साधन नहीं थे। लेकिन अब इसका अगला कारण है कि क्षत्रिय लोग जो कि शासक के रूप में काम करते थे, ये ब्राह्मणों के धर्म विषय प्रभुत्व पर इनको प्रबल आपत्ति थी। थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी आपत्ति थी इनको। और यही आपत्ति उन्हें लगा कि वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक मानने के विरुद्ध एक प्रकार का आंदोलन इन्होंने छेड़ दिया। विविध विशेष अधिकारों का दावा करने वाले पुरोहित या ब्राह्मण की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्म के उद्भव का अनन्य कारण बना। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय वंश के थे और दोनों ने ही ब्राह्मण की मान्यता को चुनौती दी। परंतु इन धर्मों के उद्भव का यथार्थ कारण है पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। नई कृषि मूलक, आप सोचेंगे जो बच्चे पढ़े रही है एनसीईआरटी, उन्हें लगा कृषि से क्या संबंध है धर्म का? अरे बहुत संबंध है। कृषि मूलक अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी और दक्षिणी बिहार सहित पूर्वोत्तर भारत में वर्षा की दर 100 सेंटीमीटर है। यहाँ जब तक भारी पैमाने पर बस्ती नहीं बनी थी, घने जंगल छाए हुए थे। ऐसे जंगलों को साफ करना लोहे की कुल्हाड़ी के बिना आसान नहीं था। तो लोहे का जो आविष्कार है, ठीक है, जो लोहे की खोज है, उसका यूज किया जाना, ये बहुत बड़ी घटना थी कि वहाँ के जो जंगल हैं 600 ईसा पूर्व के आसपास लोग बसने लगे, साफ हुए। ठीक है, नदी के किनारे, झील के पास, संगम स्थलों पर में कष्ट से जीवन बिताते थे क्योंकि यहाँ बाढ़ और कटाव के फलस्वरूप बस्ती जो है
बसने लायक नहीं थी, खाली जमीन मिलती थी। 600 ईसा पूर्व के आसपास जब लोहे का इस्तेमाल होने लगा तो मध्य गंगा के मैदानों में भारी संख्या में लोग बसने लगे। अब देखो, अगर प्रश्न आया कि 600, कथन और कारण में इस तरह के प्रश्न आते हैं, एक बार इस चीज को भी समझो कि कथन आ गया, मान लीजिए कि 600 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी के किनारे लोग बसने लगे। कारण यहाँ पर लिखा, इस वक्त लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो क्या ये दोनों चीजें सही हैं? अब कथन और कारण के प्रश्न कैसे आते हैं? क्या दोनों सही हैं? कथन कारण एक दूसरे की सही व्याख्या करता है। अगला ऑप्शन सही व्याख्या नहीं करता है पर दोनों सही है। अन्य दो ऑप्शन, एक सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों कथन कारण के प्रश्न जहां पे भी मिले, ज्योग्राफी में भी यही एक तरीका होता है कि ज्योग्राफी में आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी भौगोलिक चीजें हैं, भौगोलिक घटनाएं जो आपको कथन कारण के रूप में मिलती है, वो क्वेश्चन के रूप में अवश्य ही पूछी जाती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र की मिट्टी में नमी अधिक थी, अतः पूर्व काल के लोहे से औजार तो बहुत अधिक नहीं, फिर भी कुछ एक कुल्हाड़ियां यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, 600 से 500 ईसा पूर्व औजारों का इस्तेमाल, जो लोहे के औजार थे, इससे जंगलों की सफाई हुई, बड़ी बड़ी बस्तियां संभव हुई। लोहे के फाल वाले हलों पर आधारित कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में बैल का इस्तेमाल जरूरी था, लेकिन पशुपालन के बिना जो बैल है वह कहाँ से आएंगे? और यहाँ पर देखो, वैदिक कर्मकांड के अनुसार पशुओं को अंधाधुंध मारा जा रहा था और यह खेती की प्रगति में बाधक सिद्ध हुआ। तो अगर असंख्य यज्ञों में बछड़ों और सांडों के लगातार मारे जाने रहने से जो पशुधन है वह क्षीण हो गया। मगध के दक्षिण और पूर्वी छोरों पर बसे काबाइली लोग पशुओं को मारकर खाते थे और इस नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था को अगर चलाना था तो आपको पशुवध रोकना काफी आवश्यक था। इस काल के पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई, जैसे कि कौशाम्बी प्रयाग के समीप, याद रखने से, कुशीनगर देवरिया यूपी, वाराणसी वैशाली, ठीक है, हंसी नाम का नवस्थापित जिला यूपी उत्तर बिहार का, चिराग सारण जिला, और राजगीर पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर। तो ये कुछ स्थान हो गए। अन्य नगरों के अतिरिक्त इन नगरों में बहुत से शिल्पी और व्यापारी रहते थे और सर्वप्रथम इन्होंने सिक्के चलाए थे। सबसे पुराना सिक्का 5वीं सदी का है, जिसे कि पंचमांकड या आहत सिक्के कहलाते थे। ये पंचमांकड या आहत सिक्के क्या थे? आहत मतलब उन्हें पंच करके, उन्हें थप्पा लगाकर उस पर मोहर जो है वह बनाई जाती थी, इसलिए इसे पंचमांकड कहा गया, आहत सिक्के कहा गया। आरंभ में इनका प्रचलन उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ। संभवतः सिक्कों के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य